प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श ग्रुप की ऑनलाइन डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने संधारित्रों का श्रेणीक्रम, समांतरक्रम, संयोजन पढ़ा था और उस पर आधारित कुछ एक आज क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि हमें संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। संयोजन आपके सामने है। संयोजन में 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं। एक संधारित्र जिसकी धारिता को हम लोग C1 मान लेते हैं और एक संधारित्र जिसकी धारिता को हम लोग C2 मान लेते हैं और एक संधारित्र इसकी धारिता को हम C3 मान लेते हैं। इनकी धारिताएं हमें 10 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड और 30 माइक्रोफैरड दी हुई है। तो ये बुक में थोड़ा ध्यान कर लीजिएगा, अभी माइक्रो प्रिंट नहीं हो पाया बुक में, तो अपने यहाँ माइक्रो आएगा। तो फैरड तो बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है। अब हमें इसे हल करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से संधारित्र श्रेणी क्रम में है और कौन कौन से संधारित्र समांतर क्रम में है। तो आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम ढूंढने का कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपने पढ़ा था कि यदि किन्हीं संधारित्र की प्रथम प्लेट, जैसे मान लीजिए ये इसकी प्रथम प्लेट है, ये इसकी प्रथम प्लेट है, एक ही बिंदु पर जुड़ी हो, जैसे P बिंदु पर दोनों की प्लेट जुड़ी हुई है, और जो द्वितीय प्लेट है, वो भी किसी एक बिंदु पर जुड़ी हो, तो द्वितीय प्लेट किसी इस अमुक बिंदु पर जुड़ी हुई है। इस बिंदु का नाम S लिख लेते हैं। तो अब देखिए P और S बिंदुओं के मध्य ये जो 2 संधारित्र हैं ये समांतर क्रम में है, क्योंकि प्रथम प्लेट एक बिंदु पर जुड़ी हुई है दोनों की और द्वितीय प्लेट भी एक बिंदु पर जुड़ी हुई है दोनों की। तो इन दोनों संधारित्रों को क्या माना जा सकता है? समांतर क्रम में माना जा सकता है। तो समांतर क्रम के अंदर धारिता कैसे निकलती है? आपको याद होगा, समांतर क्रम में धारिता जो होती है वो C1 + C2 + C3 इस प्रकार से होती है। लेकिन यहाँ कितने संधारित्र मौजूद हैं? यहाँ 2 संधारित्र मौजूद हैं जो कौन से क्रम के हैं? समांतर क्रम के हैं। तो अब इन दोनों संधारित्रों को अपने पहले तो तुल्य धारिता ज्ञात करते हैं। तो C1 व C2 की तुल्य धारिता ज्ञात करते हैं। C1 व C2 की तुल्य धारिता C डैश मानते हैं और ये हो जाएगी C1 + C2। समांतर क्रम में ऐसी जुड़ती है धारिताएं, तो ये हो जाएगी 10 माइक्रोफैरड प्लस 20 माइक्रोफैरड, ये हो गया 30 माइक्रोफैरड। ये हो गई C1 और C2 की तुल्य धारिता। अब अपने तुल्य परिपथ बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? तुल्य परिपथ। इसी परिपथ को थोड़ा सा संशोधित करते हैं। अब देखिए, अब इन दोनों संधारित्रों के स्थान पर कितने संधारित्र आ जाएंगे? एक। उसकी धारिता कितनी होगी? 30 माइक्रोफैरड, क्योंकि इन दोनों के तुल्य है ना ये। तो चित्र के अंदर हम लोग इन दोनों संधारित्र के स्थान पर एक ही संधारित्र बनाएंगे। ये रहा एक संधारित्र, इसकी धारिता होगी 30 माइक्रोफैरड और ये हो गया बिंदु P और ये बिंदु हो गया S। इस चित्र से तुलना करके समझते चलिए आप। और S और N के बीच में भी एक संधारित्र हमें पहले से दिया हुआ है और ये बिंदु आ गया N, और N और P के बीच में हमें एक वोल्टता स्रोत दिया गया है। तो अब इसकी धारिता कितनी दी गई है? इसकी धारिता 30 माइक्रोफैरड दी गई है। अब आप जानते हैं कि इसे तो हम लोग क्या मानते हैं? C डैश, अभी इधर लिखा हमने, और ये क्या है? ये C3 है। अब आपको ये पता लगाना है कि C डैश और C3 कौन से क्रम में संयोजित है, श्रेणी या समांतर। तो आप अगर रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कौन सा क्रम है। कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। देखिए, श्रेणी क्रम की क्या विशेषता थी? आपको याद होगा कि किसी एक संधारित्र की जो द्वितीय प्लेट है वो किसी दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट के साथ संयोजित हो। तो इस प्रकार का अगर संयोजन है तो कैसा संयोजन होता है? श्रेणी क्रम संयोजन होता है। और श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता कैसे निकलेगी? तुल्य धारिता
कैसे निकलेगी? मान लीजिए तुल्य धारिता इन दोनों की जो है वो C है, दोनों की तुल्य धारिता क्या है? C है। इसे हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो तुल्य धारिता निकालने का सूत्र हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1/c = 1/c डैश। देखिए C1 था, उस जो C1 लिखते हैं C2 लिखते हैं अपने फॉर्मूला में, वहां C डैश आ गया प्लस 1/c3, दोनों की वैल्यू रखेंगे और जोड़ देंगे। तो 1/c = 1/30 माइक्रोफैरेड प्लस 1/30 माइक्रोफैरेड। सिंपल कैलकुलेशन, तो सिंपल कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे? 1/c = 30 LCM और इधर आ जाएगा 1 + 1, तो ये हो गया C = 30/2 माइक्रोफैरेड एंड फाइनली C = 15 माइक्रोफैरेड। तो इन तीनों संधारित्रों के तुल्य धारिता कितनी निकल के आई? 15 माइक्रोफैरेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक, तो सिंपल क्वेश्चन लिए हम लोगों ने। दिए गए परिपथ की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है अपने को, तुल्य धारिता ज्ञात करनी है और P और Q के मध्य ज्ञात करनी है। देखिए हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए ये ढूंढना होगा कि जो दिए गए संधारित्र हैं वो श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है, उनके क्रम का पता लगाना है। अब आप देखिए इसमें डायरेक्टली नहीं दिख रहा क्रम कैसा है, तो क्रम देखने के लिए आपको वही तरीका फॉलो करना है जो हमने समझा था श्रेणी क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए। देखिए आप समांतर क्रम का याद होगा आपको कि अगर प्रथम प्लेट्स सारी एक बिंदु पर जुड़ी हुई है और द्वितीय प्लेट से एक बिंदु पर जुड़ी हुई है, तो वो क्रम कौन सा होता है? समांतर होता है। तो हम ये पता लगाते हैं कौन सा क्रम है। देखिए हल करते हैं इसको। हल करने के लिए मुझे इसका एक सिंपल डायग्राम बनाना पड़ेगा। सिंपल डायग्राम से अभिप्राय है जिसको देखने मात्र से पता चल जाए कि वो कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है या फिर समांतर क्रम है। तो देखिए आप कि बिंदु P जो है, ये बिंदु P, ये बिंदु B है, ये एक ही बात है क्योंकि इनके बीच में कुछ भी नहीं है, ना कोई रेजिस्टेंस है ना कोई कैपेसिटर है। तो बिंदु P और बिंदु एक ही बात है। तो आप बिंदु B के स्थान पर क्या मान सकते हैं? P मान सकते हैं। याद रखिए B बिंदु है या P माना जा सकता है। अब देखिए ये बिंदु कौन सा है? Q है। तो यहां से यहां तक कुछ भी नहीं है, बीच रास्ते में कोई भी रेजिस्टेंस या कैपेसिटर कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो यह बिंदु जो A है, यह बिंदु A किसकी तरह व्यवहार करेगा? ये बिंदु भी Q की तरह व्यवहार करेगा। ध्यान रहे यहां बिंदु था कौन सा? A, इसका व्यवहार किस जैसा होगा? Q जैसा होगा। अब आप देखेंगे कि संधारित्र की ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट और इस संधारित्र की ये वाली प्लेट, ये किस बिंदु से जुड़ी हुई है? Q से। देखिए कैसे, ये बिंदु किससे जुड़ गई? Q से। और ये भी किससे जुड़ती जा रही है? देखो ध्यान से, यहां से ये बिंदु Q के संपर्क में है। इस प्रकार से समझ लीजिए आप, ये दोनों प्लेट्स किससे संयोजित है? बिंदु Q से संयोजित है, इनकी दोनों और इसकी तीसरी। मतलब प्रत्येक संधारित्र की एक प्लेट कहां संयोजित है? Q पर। अब हम ये देखते हैं कि दूसरी प्लेट कहां संयोजित है। जैसे कि ये बिंदु कौन सा है? P। तो P से संयोजित है कौन कौन सी प्लेट्स? यहां आते हैं तो आप देखेंगे कि बिंदु P के साथ ये प्लेट संयोजित है, तीसरे संधारित्र वाली तो, और दूसरे संधारित्र की ये वाली प्लेट संयोजित है, ये देखिए। और बिंदु P से जो प्रथम संधारित्र है उसकी भी एक प्लेट संयोजित है। तो आप समझ गए होंगे कि तीनों संधारित्र की एक एक प्लेट तो कहां संयोजित है? बिंदु P पर। और इन तीनों संधारित्र की दूसरी प्लेट कहां संयोजित है? बिंदु Q पर। तो ऐसा संयोजन कहां होता है? अगर आपने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम ईमानदारी से और अच्छी तरह से पढ़े हैं तो आपको याद होगा कि ऐसा संयोजन तो समांतर क्रम में होता है। तो ये कौन से संयोजन में है? सभी के सभी
समांतर क्रम में संयोजित है। तो इनका अपने एक सरलीकृत चित्र बनाते हैं। कैसा चित्र बनाते हैं? सरलीकृत डायग्राम बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। तो सरलीकृत चित्र कैसे बनेगा? ये बिंदु P हो गया, P से मुख्य मुख्य 3 शाखाएं निकल रही है। अब आपको 3 शाखाएं चित्र में नहीं दिख रही है चित्र में शाखाएं। देखिए कैसे, बिंदु P से एक शाखा इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। कितनी होगी? 2 शाखाएं होगी। लेकिन यहां से ये शाखा 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गई, तो 2 शाखाएं और एक ये 3 शाखाएं होगी ना। तो ये शाखाएं आ रही है। एक शाखा जो है वो संधारित्र C1 पर है। ये लीजिए, हमने एक शाखा को संधारित्र C1 पर लिया है, इसको संधारित्र हम C1 मान रहे हैं। और दूसरी शाखा देखिए, दूसरी शाखा जा रही है 2 टुकड़ों में बंट गई, तो दूसरी शाखा 2 टुकड़ों में बंट रही है। हमने सीधी सीधी एक ही बिंदु से 3 निकाल के दर्शा दी है। तो यहां से भी देखिए, एक तो C2 आएगा, एक C3 आएगा। तो हम लोग एक तो आएगा C2 और एक आएगा कौन सा? C3। अब आगे देखिए, C1 से आगे निकल करके कहां पहुंच गए हम? बिंदु Q पर पहुंच गए। तो C1 से आगे निकल करके हम पहुंच गए हैं बिंदु Q पर। और ये कौन सा? C2। और C2 कहां है? ये रहा। तो C2 से निकल के कहां पहुंचे? C2 से निकल करके भी Q पर पहुंच गई। तो C2 से निकल करके भी हम कहां पहुंचते हैं? Q2 पर। यहां देखिए ध्यान से, ये C2 है और यहां से कहां पहुंच गए? Q पर। ए बिंदु किसका काम कर रहा है? Q बिंदु का। तो C3 देखते हैं, ये C3 है और C3 की अंदर हम लोग P से संयोजित है, तो P से, ये P बिंदु है, P से संयोजित है C3, और C3 से निकल करके कहां पहुंच गए? Q पर। तो यहां से भी हम कहां पहुंचते हैं? Q पर। ये हो गया इन तीनों संधारित्र का सरलीकृत चित्र। अब इनकी धारिताएं अपने को दी हुई है। ये कितनी दी हुई है? 2 माइक्रोफैरड। ये कितनी दी हुई है? ये दी हुई है 3 माइक्रोफैरड। और ये दिया हुआ है हमें 5 माइक्रोफैरड। प्रश्न में क्या पूछा गया है? P और Q के बीच में तुल्य धारिता का मान पूछा गया है। P ये रहा और Q ये रहा, इन दोनों के बीच तुल्य धारिता का मान पूछा गया। तो कौन सा संयोजन है P और Q के मध्य? समांतर संयोजन। और समांतर संयोजन के अंदर तुल्य धारिता क्या होती है? C1 C2 व C3 समांतर क्रम में संयोजित है। तो C क्या है? तुल्य धारिता है। ये तीनों के तुल्य संधारित्र की धारिता, तुल्य धारिता बोल देते हैं इसे, तुल्य धारिता C1 C2 और C3 का योग हो जाएगा। समांतर क्रम में ऐसा ही जुड़ता है। तो ये हो जाएगा C 2 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड एंड प्लस 5 माइक्रोफैरड, 5 और 3 8 और 2 10 माइक्रोफैरड। ये हो गई तुल्य धारिता। क्वेश्चन हल हो गया। धारित्रों के श्रेणी क्रम समांतर क्रम से संबंधित एक और न्यूमेरिकल है हमारे पास, जिसमें एक आ गया हमें कि पॉइंट A और B के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। पॉइंट A ये रहा और पॉइंट B यहाँ है, इनके बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो वही काम करना है हमें कि हमें देखना होगा कि कौन कौन से संधारित्र श्रेणी क्रम में और कौन कौन से संधारित्र समांतर क्रम में है। फिर उनका हम तुल्य धारिता ज्ञात करते जाएंगे और फाइनली डायग्राम को सरलीकृत कर लेंगे और पूरे A और P पॉइंट के बीच में हम लोग धारिता ज्ञात कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये संधारित्र जिसको नाम हमने C2 दे रखा है और C3 दे रखा है और C4 दे रखा है, ये तीनों श्रेणी क्रम में है। कैसे है? उम्मीद है आपको ये बात पता होगी। देखिए कैसे, मैं एक बार और बता देता हूं, पहले से भी आप जानते हैं ये बात। जो ये है C2 है, इसकी प्रथम और द्वितीय प्लेट्स जो है, अब देखिए द्वितीय प्लेट इस C3 की प्रथम प्लेट के साथ जुड़ी है और C3 की द्वितीय प्लेट C4 की प्रथम प्लेट के साथ जुड़ी है, ऐसे। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है वो कौन सा संयोजन होता है? वो श्रेणी क्रम
क्रम संयोजन होता है। तो C2, C3 और C4 श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो इनकी तुल्य धारिता ज्ञात कर देते हैं। C2, C3 व C4 कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में संयोजित है। इनकी तुल्य धारिता C डैश है, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया है। तो अब हमें C डैश का मान ज्ञात करना है। देखिए श्रेणी क्रम के लिए आप अच्छी तरह जानते हैं सूत्र, ये C2 और C3 और C4 को हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं। अब इनके मान हमारे पास कितने दिए हैं? 60, प्रत्येक के सभी के मान 60 ही दिए हैं। तो 1/C डैश इक्वल्स टू हो जाएगा 1/60 माइक्रोफैरड, 1/60 माइक्रोफैरड और प्लस 1/60 माइक्रोफैरड। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो ये हो जाएगा C डैश इक्वल्स टू, ये 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 60 माइक्रोफैरड बाय 3। ठीक है, इसको 1 में C डैश था, उसको उल्टा कर दिया C डैश, तो ये भी उल्टा हो गया। तो फाइनली C डैश की वैल्यू निकल के आती है 20 माइक्रोफैरड। इसका अर्थ यह हुआ कि इन तीनों संधारित्र को आप हटाइए और इन तीनों के स्थान पर एक ही लगाइए, वो भी कितनी धारिता का? 20 माइक्रोफैरड धारिता का। तो इस चित्र को मैं सरलीकृत कर रहा हूं इधर, इस चित्र को सरलीकृत कर, इसको मिटा के कर देते हैं। तो इन तीनों के स्थान पर कितना लगाना है अपने को? 20। तो अब देखिए हम लोग, ये रहा बिंदु ए से आ रहा है एक संधारित्र, और ये बिंदु आ गया डी, ये ए बिंदु है, चित्र को देखिए उधर, और डी से एक भुजा नीचे की ओर चली गई, एक भुजा आगे चली गई। आगे इन तीनों के स्थान पर हमने किसका यूज किया है? C डैश का यूज किया है, जिसकी कितनी वैल्यू आई थी? 20 माइक्रोफैरड। और ये बिंदु कौन सा आ चुका है नीचे? ये बिंदु आ गया है B, ये बिंदु आ गया B बिंदु। और इधर हमारे पास यहां पर एक संधारित्र दिया गया है हमें, और इसके इस क्रम में हमें एक और संधारित्र दिया गया है। ये है C5 और ये है C6 और ये है C1। अब हमें इसे और सरलीकृत करना है। तो आप देखेंगे कि इन दोनों संधारित्रों का क्रम देखिए पहले आप, कौन सा क्रम लग रहा है आपको? उम्मीद आपने पहचान लिया होगा, ये है समांतर क्रम। देखिए कैसे है समांतर क्रम? जो संधारित्र C5 है, इसकी प्रथम प्लेट और C6 की प्रथम प्लेट एक ही बिंदु पर जुड़ी हुई है, और C5 और C6 की भी द्वितीय प्लेट एक ही बिंदु पर जुड़ी हुई है। और ये बिंदु कौन से बिंदु के तुल्य है? B बिंदु के, क्योंकि इनके बीच में तो कुछ आ नहीं रहा ना। और ये बिंदु किसके तुल्य है? D बिंदु के, क्योंकि इनके बीच में भी कुछ नहीं आ रहा। तो इस बिंदु को कौन सा बिंदु मान सकते हैं? D बिंदु। और इस बिंदु को कौन सा बिंदु मान सकते हैं? B बिंदु। तो हमें अब C5 व C6 का क्रम पहचानना था। तो कौन सा क्रम है? समांतर क्रम। C5 व C6 कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में संयोजित है। तो इनकी तुल्य धारिता कैसे ज्ञात होगी? मान लीजिए इनकी तुल्य धारिता C डबल डैश है, तो ये कैसे ज्ञात होगी? ये होगी C5 प्लस C6, क्योंकि समांतर क्रम इसी प्रकार से जुड़ती है धारिताएं। तो ये वैल्यू कितनी रखता है? C5 रखता है 10 और ये भी 10, तो ये हो जाएगी 10 माइक्रोफैरड प्लस 10 माइक्रोफैरड, ये हो गया दोनों का जो 20 माइक्रोफैरड। C डबल डैश की वैल्यू आ गई। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके पास जो ये C5 और C6 हैं, इन दोनों के स्थान पर आप C डबल डैश का यूज कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है? 20 माइक्रोफैरड। तो वापिस अपने इस चित्र को सरलीकृत करते हैं। तो इसके स्थान पर अपने कितना लगाना है? 20, याद रखिएगा। तो इस चित्र को सरलीकृत करते हैं तो हमारे
हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये चित्र हो गया अपना, सेकंड हो गया, ये फर्स्ट था। और अब इसका सरलीकृत रूप हम यहाँ बनाएंगे। ये हो गया ए बिंदु के साथ जुड़ा हुआ C1 और ये बिंदु D आ गया और D से दो संधारित्र जुड़े हैं, एक तो C डैश और एक जुड़ा है C डबल डैश। और इस प्रकार से हम लोग इनको आगे की तरफ ले चलते हैं, बिंदु B पर ले आए। अब हमें वापस सरलीकृत करना पड़ेगा। पहले इनकी मैं वैल्यू लिख दूं। C डैश की कितनी आई थी, याद होगी आपको, 20 माइक्रोफैरड। और C डबल डैश की वैल्यू कितनी आने वाली है, अभी हमने निकाली थी इसकी, 20 माइक्रोफैरड। और C1 की कितनी दे रखी है, 40 माइक्रोफैरड, 40 माइक्रोफैरड। अब आपको वापस पता लगाना है कि C डैश और C डबल डैश कौन से क्रम में संयोजित है। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा पहले ही। तो अब देखेंगे कि इसकी प्रथम प्लेट और इसकी प्रथम प्लेट एक ही पॉइंट पर जुड़ी हुई है और इनकी द्वितीय प्लेटें भी एक ही पॉइंट पर जुड़ी हुई है। तो ये क्रम कौन सा क्रम होता है, समांतर क्रम। तो ये दोनों संधारित्र वापिस समांतर क्रम में आ गए। तो मैं लिखूंगा C डैश व C डबल डैश कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो तुल्य धारिता C ट्रिपल डैश मान लीजिए। समांतर क्रम होने के चलते आप इसे कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे C डैश प्लस C डबल डैश। तो अब इनकी वैल्यू कितनी है, 20 और 20। तो वैल्यू रखने पर वैल्यू तुल्य कितनी आ जाएगी, 20 प्लस 20 40। तो ये आ जाएगी 20 माइक्रोफैरड प्लस 20 माइक्रोफैरड इक्वल्स टू 40 माइक्रोफैरड। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इन दोनों संधारित्र के स्थान पर कितनी धारिता का संधारित्र काम में ले सकते हो, 40 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र काम में ले सकते हो। किन किन पॉइंट्स के बीच में, D पॉइंट और B पॉइंट के बीच में आप कितनी धारिता यूज ले सकते हैं, 40, क्योंकि वो 40 इन दोनों की क्या होगी, तुल्य होगी। तो हम लोग वापस इस चित्र को सरलीकृत करते हैं। तो हमें D और B के बीच में एक ही संधारित्र लगाना है, कितनी धारिता का, 40 माइक्रोफैरड धारिता का। तो बनाते हैं। तो हमारे पास क्या था, A बिंदु था और A बिंदु से एक संधारित्र जुड़ा हुआ है, इसको अपने C1 कहते हैं। और अब बिंदु कौन सा आया था, D और B के बीच में अपने कितने संधारित्र लगाने हैं, आपको एक ही लगाना है। ये बिंदु B है और ये C ट्रिपल डैश है। तो इसकी धारिता है कितनी, C ट्रिपल डैश की धारिता है 40 माइक्रोफैरड और C1 कितना है, ये भी 40 माइक्रोफैरड धारिता रखते हैं। और ये कौन से क्रम में है, अब तक आप सीख गए होंगे क्रम का पता लगाना। तो ये कौन सा क्रम है, ये है श्रेणी क्रम। तो यहां आप लिखेंगे कि जो C1 और C ट्रिपल डैश है, C1 व C ट्रिपल डैश कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य धारिता C मान लेते हैं आप। तो 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C ट्रिपल डैश। इस प्रकार से हम श्रेणी क्रम के अंदर तुल्य धारिता निकालेंगे। ये कितनी है, 1/40 माइक्रोफैरड और ये भी 1/40 माइक्रोफैरड। तो ये हो जाएगा C का वैल्यू 40/2 माइक्रोफैरड अर्थात 20 माइक्रोफैरड। ये आ गया इन दोनों का तुल्य धारिता का मान। अब देखिए भी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इन दोनों संधारित्रों के स्थान पर आप लोग एक ही संधारित्र काम में ले सकते हो। कितनी धारिता का, 20 माइक्रोफैरड का। तो A और B के मध्य धारिता कितनी निकल के आई, 20 माइक्रोफैरड। यही तो क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था A और B के मध्य आप, सॉरी यहाँ A व B के मध्य आप तुल्य धारिता ज्ञात करो। तो A व B के मध्य तुल्य धारिता कितनी निकल के आई है, 20 माइक्रोफैरड। लेकिन क्वेश्चन अभी समाप्त नहीं हुआ। क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है, A व B के मध्य आपने एक बैटरी जोड़ी है, कितने वोल्ट की जोड़ी है, आपने जो बैटरी जोड़ी है वो 100 वोल्ट की जोड़ी है। और आपसे पूछा गया है कि बैटरी कितना आवेश देगी।
परिपथ को भी बैटरी उतना ही आवेश देगी जितना संधारित्र लेंगे। तो संधारित्र कितना लेंगे वो हम ज्ञात करते हैं। अभी देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमने अभी ये देख लिया है कि सभी संधारित्रों के स्थान पर हमें एक संधारित्र लगाना है। कितनी धारिता का? 20 माइक्रोफैरड का। तो इन सभी के स्थान पर एक ही संधारित्र लगेगा, वो लगेगा 20 माइक्रोफैरड। और ये है सी की वैल्यू होगी 20 माइक्रोफैरड। ये बिंदु है ए और ये बिंदु है बी, और इनके बीच में हमने जोड़ी है एक बैटरी। कितने वोल्ट की बैटरी जोड़ी है? हमने जोड़ी है 100 वोल्ट की बैटरी। तो बैटरी क्या करेगी? बैटरी आवेशित करेगी संधारित्र को। इधर कौन सा आवेश आएगा? धनावेश। और यहाँ कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। तो यहां से धनावेश जाएगा और यहां पर स्टोर हो जाएगा। अब हमें इस धनावेश की वैल्यू को मान लेना है Q, ये प्लस Q और इधर माइनस Q मान लेते हैं। ये Q किसने धारण किया है? C ने। और C कौन है? इन सभी के तुल्य एक संधारित्र है। ये सभी मिलकर के धारण कर लें, चाहे ये अकेला धारण कर ले, बात एक ही है। तो हम लोग इसके द्वारा धारण किया गया क्या निकालते हैं? आवेश। इसने कितना आवेश धारण किया है? हम जानते हैं धारिता का सूत्र एक। धारिता की परिभाषा से हम ये जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है? C गुणा में V। और हमें क्या ज्ञात करना है? Q ज्ञात करना है। तो C क्या है? 20 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 और वोल्ट कितना दिया है? 100। तो इसको हल करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 कूलम। तो आप इसे माइक्रो या मिली वगैरह में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे? आप लिख सकते हैं, वापस देखिए, ये माइक्रो तो है, इसको इससे गुणा कर लो तो कितना हो गया? 2000। कितना हो गया? 2000। ये क्या था? माइक्रो कूलम। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कितना यह तंत्र आवेश संधारित्रों का ये तंत्र है, कितना आवेश धारण करेगा? 2000 माइक्रो कूलम आवेश धारण करेगा। तो अब जो आपको ये बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनको आप हल करिएगा और मुझे व्हाट्सअप करिएगा इनके हल जो है। तो ठीक है।